मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ और मेरा नाम है अलका ठाकुर। मैं हमेशा आपको बताती हूँ और आप भूल जाते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे? आज के लेक्चर में हम ये शुरू करेंगे कि आखिर किडनी फेल होती है कि लंबे टाइम से अगर बॉडी में दिक्कत है तो किडनी फेल कैसे हो जाता है? कैसे हम पता करेंगे कि हमारे बॉडी में क्या-क्या दिक्कत है? कभी-कभी आप देखते होंगे, आप ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रैवल नहीं भी करते हैं, तो आपके पैरों में होती है सूजन। तो सूजन बॉडी में है, आपकी आँखों के आस-पास सूजन है, फेस हमेशा हमेशा सुबह-सुबह फूला हुआ रहता है, मतलब स्वेलिंग तो है, आपको खुजली होता है, स्किन रैशेज़ होते हैं, स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो है। अब आपकी किडनी से ये चीज़ें संबंधित हो सकता है, किडनी में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्यूट नहीं, एक्यूट हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर किडनी फेल होता है, तो 2 तरीके से फेल होता है। एक बहुत अचानक से आपको समझ में नहीं आएगा और अचानक से बॉडी में कुछ गड़बड़ी होती है तो किडनी फेल हो जाता है। दूसरा है कि आपकी बॉडी में दिक्कत तो है और वो दिक्कत आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है और तब जाकर के आपकी किडनी फेल हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? बॉडी में क्या-क्या चीज़ें हो जाती है? बॉडी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बॉडी में जो भी दिक्कत होती है, शायद आप जानकारी के अभाव में या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जभी भी आप देखें कि बॉडी का ऑब्जर्वेशन सही से होता है तो हमें पता लगता है कि अच्छा हमारे बॉडी में कुछ तो दिक्कत है। बॉडी हमेशा आपको इंडिकेट करता है, इसीलिए आज के लेक्चर में क्या लेक्चर 6 है ये। मतलब इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? ये है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि जो नर्सिंग के छात्र हैं या फिर अदर भी जो पैरामेडिकल के छात्र हैं जिनको पैथोलॉजी पढ़नी है या फिर नर्सिंग के जो छात्र हैं उनको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये वाले सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेस भी लगते हैं, आप टाइम टू टाइम देखा कीजिए, जिसमें मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में। मतलब अभी हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में किस में पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। साथ ही आज के लेक्चर में साथ ही साथ हम उसके डिजीज को पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है और अगर दिक्कत हो जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बॉडी में हो सकते हैं, आपके पेशेंट को हो सकता है, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे। तो ये सब दिक्कत होता है, आपको अच्छे से समझना है। बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि आपका आई डैमेज है, आपका आई डैमेज है, आप मेडिकल लाइन से हो, आपका आई डैमेज कैसे हो सकता है? मेरा जो आँख है वो 6ठी क्लास से बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि हम कुपोषित बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं और हमें सही से खाना पीना उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया, तो आंखों की रोशनी कम हो गई। लेकिन ये जो चश्मा है ये उसके लिए भी है और साथ में जो डिजिटल बोर्ड से जो ब्लू रेज निकलते हैं तो ये मेरी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए मैं ग्लासेस आजकल पहन रही हूँ। तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि अगर डॉक्टर का आँख खराब है तो हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। हर चीज़ आजकल के इन्वायरमेंट में कोई भी एकदम परफेक्ट हेल्दी नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगा और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हाँ हम अपने आप को फिट रख पाए, अपने आप को अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर सके। मेंटेन करते 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 आदमी कभी कभी थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके और डाइट वाइट फॉलो करने से ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है, होती भी है। अगर आपको दिक्कत है तो आपकी भी ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप मोबाइल को कम देखें, साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी आंखों को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन दें। आंखों में अगर कोई भी दिक्कत है तो आजकल बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोगों में, और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। नोट्स आपको वेबसाइट पर मिलेंगे और वो वेबसाइट बनने में अभी 1-2 दिन है। मैंने आपको बताया था कि नोट्स आपको मैं क्यों नहीं दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ पाए। लोग हिंदी के भी नोट्स मांगते हैं और इंग्लिश के भी नोट्स मांगते हैं, तो अच्छे से मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको वेबसाइट पे दूंगी ताकि क्लासेस के बाद भी आपको वो चीज़ें समझ में आए। आप एक बार बस रीड करें वो चीज़ों को, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने कोर्स कर रखा है या फिर आप कर रहे हैं तो आप अच्छे से उसको PDF में इंस्टॉल करके या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर ले, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बस एक बार ऊपर से नीचे तक बस आपको आँख घुमाना पड़े कि हाँ ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, आप इसको भी देख करके बना सकते हैं, इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्या पढ़ेंगे? क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब ये होता है तो होता क्यों है, आखिर ये क्या है? बॉडी में अगर कुछ भी दिक्कत आ गया, बॉडी में अगर आपको रोग है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में अगर आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। हम इन सबको क्या बोलते हैं? हम इन सबको
बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो सभी चीजें हैं, अगर इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो आपकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, असंतुलित ये चीजें हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके किडनी में दिक्कत होता है। क्योंकि आपकी किडनी आपके पूरे बॉडी के गंदगी को साफ कर रही है, ब्लड में से वेस्ट को निकाल रही है। अगर किडनी में दिक्कत है तो वेस्ट को निकाल पाने में ये सक्षम नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम क्यों हो जाता है इसको हम समझेंगे। अगर किडनी फेल होने वाला है तो बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। अब किडनी आपकी मैनेज कर रही है, अब लास्ट में जाकर के आपकी किडनी एकदम फेल होने के नतीजे पे आ गई है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंड स्टेज। क्या बोलते हैं? एंड स्टेज रीनल फेलियर। एकदम लास्ट मोमेंट पे आ गई है तो हम उसको बोलेंगे एंड स्टेज रीनल फेलियर। उसके बाद आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है और साथ में आपको पेरिटोनियल डायलिसिस भी करवानी पड़ती है कभी कभी। यहाँ भी जो डायलिसिस है वो 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको अच्छे से किसी एक लेक्चर में समझाऊंगी। लेकिन चलिए आज हम ये पढ़ते हैं कि आखिर क्यों किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो कारण क्या है, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। ऐसा आप क्या क्या चीज कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है बॉडी में। पहला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर किसी को पहले से है तो फिर आपको भी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके ग्लोमेरुलस में सूजन हो गया है, अब वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस आपका किडनी में होता है नेफ्रॉन, जो कि इस टाइप का होता है। मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो जो इस टाइप का होता है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे गुच्छा टाइप का, और उसमें हो जाती है सूजन। अब ये जो नेफ्रॉन है बहुत ही छोटे छोटे से नेफ्रॉन है आपके पास। एक किडनी में लगभग 1 से 1.5 मिलियन होता है और दूसरे में भी सेम उसी टाइप का होता है। मतलब आपके पास काफी संख्या में, लाखों की संख्या में है नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन में आ गई है सूजन। उसके ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जो कि यहाँ पे गुच्छा होता है, आपके कैपिलरीज का गुच्छा होता है, उसमें आ जाती है सूजन, जिसकी वजह से आपकी किडनी सही से छान नहीं पाती है ब्लड को। जब आपके हाथों में दिक्कत होती है तो क्या आप लिख पाते हो, क्या आप खा पाते हैं? अगर सही से आप देखें तो आपके मुंह में अगर छोटा सा छाला हो जाए तो क्या आपको रोटी को निगलने में बनता है, क्या आपको रोटी को चबाने में बनता है? नहीं बनता है ना। उसी तरह किडनी के पास है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में जब सूजन आ गया है तो क्या उसको छानने में बनेगा? नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, किडनी खराब किसकी होती है? ज्यादातर जिसको डायबिटीज के पेशेंट है ना, जो उसकी किडनी काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी ऑलरेडी चल रही है। और साथ में बहुत से लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, इसको बहुत हल्का समझते हैं। डायबिटीज ही तो है, एक मिठाई खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 मिठाई खाऊंगा तो क्या हो जाएगा। अब 6 मिठाई खाया हूं, कल खाया था, आज थोड़ी खाया है, दवाई तो खा ही रहा हूं साथ में, आप ये सोचते हो। लेकिन डायबिटीज आपकी जान ले लेता है। ये क्या है? ये स्लो पॉइजन है, ऐसा जहर जो कि आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे करके एकदम अच्छे तरीके से एकदम डेड कर रहा है, मार रहा है, वो अटैक कर रहा है। बहुत आराम से, प्यार से, बहुत ही स्वीट और बहुत ही स्लो पॉइजन है ये। कौन सी चीज़ है? डायबिटीज़ मेलाइटस। कुछ भी हो जाए लेकिन डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए इंसान को। बॉडी में अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई है, देखिए किडनी आपकी बहुत हद तक कोशिश करती है कि आपका जो ब्लड है वो एक नॉर्मल अनुपात में छाने। मतलब जो ये खून को छान रही है उसका जो दर है, उसका जो रेट है, वो ज़्यादा फास्ट ना हो, ज़्यादा स्लो ना हो। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपका बीपी हाई होता है तो पूरे बॉडी से बहुत ही तेजी से किडनी पे आपका ब्लड जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी ये डैमेज हो सकता है और इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई इन्फेक्शन है, बहुत लंबे टाइम से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि कौन सी इन्फेक्शन? पाइलोनेफ्राइटिस। मतलब आपकी किडनी में हो गया है बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन। इसीलिए बोला जाता है साफ सफाई पर आप ध्यान रखें। क्या पता आपकी बॉडी में कब कौन सी बैक्टीरिया आकर के आपके किडनी पे अटैक कर दे, आपके लीवर पे अटैक कर दे, आपके किसी अन्य ऑर्गन पे अटैक कर दे, किसी टिश्यू पे अटैक कर दे। तो बैक्टीरिया की वजह से जब आपके नेफ्रॉन में और किडनी में जब इन्फेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होता है और उसकी वजह से ही आपका जो किडनी है वो आगे जा कर के फेल हो जाती है। इस बात को हल्के में ना ले कि अगर डॉक्टर बोलते हैं आपको या फिर आप स्टूडेंट हो, आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि उसको इन्फेक्शन है, तो हम इन्फेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा बॉडी है, ये हमारी संपत्ति है। इसको अच्छे से रखना, इसकी अच्छे से देखभाल करना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी है। तो हम यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टीबी हो गया है, हम सब जानते हैं कि जब किसी को भी टीबी होता है तो उसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहता है, मतलब आप बीमार हो, अब टीबी हुआ आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। अब इस टाइम में भी आपके किडनी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी भी फेल हो जाएगी। अगर आपको किडनी में छोटे छोटे से सिस्ट बन गए हैं, गांठ बन गया है, जैसे फेस पे पिंपल होता है वैसा अगर आपकी किडनी में बन जाए तो वहां भी किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। अगर आप कोई ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम दवाइयां खाते क्यों खाते हैं? ताकि हम ठीक हो पाए। एलोपैथी की जो दवाइयां होती है वो आपको इमरजेंसी में काम देती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी घायल है तो उसको उसी समय इलाज चाहिए ताकि उसकी जान बच पाए। एलोपैथी इस चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप एलोपैथी का दुरुपयोग करते हैं या फिर लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म किसी एक मेडिसिन को आप खाते हैं, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड, आपने अगर इसका सेवन बहुत लंबे टाइम तक किया है तो सीधा असर आपके किडनी पर पड़ता है। मतलब ये है कि लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ का सेवन करना हानिकारक है, खासकर एलोपैथी वाली मेडिसिन का। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, देखिए ये क्या होता है, ये आपके किडनी में होने वाला इन्फेक्शन है। और अगर ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में सेल्स है, आपकी कोशिका है, माना कि आप बैठे हुए 4-5 लोग हैं आपके घर में, आप अपने पूरे फैमिली को पहचानते हैं, लेकिन आपका एक बड़ा भाई है जिसको आप पहचानते थे, लेकिन क्योंकि आपकी अब याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है, आप उसको नहीं पहचान रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा आदमी है ही नहीं, ये घर के बाहर का आदमी है, इसको अब निकालो, ये क्यों रह रहा है हमारे साथ? तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि जब आपकी बॉडी समझ लेती है कि कोई चीज़ आपकी बॉडी में किडनी की कोशिका है, अगर आपका बॉडी गलती से भी ये समझ ली कि वो जो किडनी है वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, अब दुश्मन मान बैठी है उसको, तो उस टाइम में अटैक करने लगता है हमारा ही कोशिका, हमारे ही किडनी के सेल्स पे, तो उस टाइम में भी आपको दिक्कत हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। साथ में स्किन में एक और दिक्कत आती है, स्क्लेरोडर्मा, जिसमें आपकी स्किन में हो जाता है इन्फेक्शन, और स्किन में आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है कि पूरी तरह से आपको इचिंग होगा, आप बिल्कुल परेशान होंगे, और साथ में वो जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड में भी जाएगा और किडनी में भी लग जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर किडनी में चोट लग जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपको बहुत ही गहरा चोट लग जाता है, आप जाते हैं बाइक पे बहुत स्टाइल मार करके, लेकिन उस टाइम में अगर गलती से भी आपको चोट लग गया किडनी के साइड में, तो किडनी आपकी फेल हो सकती है। चोट की वजह से कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि लंबे टाइम में किडनी के फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किडनी में स्टोन हो गया या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में पथरी होना भी बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, इसको आप नज़रअंदाज करते हैं, आप ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेते हो, तो इसका भी आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लंबे टाइम पे आपको ये चांसेस है कि आपकी किडनी फेल हो जाए। स्टोन की वजह से आपकी जो किडनी है वो सही से फिल्टर नहीं कर पाएंगी चीज़ों को, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। साथ में क्यों हो जाता है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी? अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी है और किडनी पेशाब को छान करके कैसे करती है, पाइप के माध्यम से, ये आपकी है किडनी, ठीक है, और इसके पास होता है यूं पाइप, मैंने हमेशा आपको बताया है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। साथ में डू यू नो सीरीज आप अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे एप्लीकेशन पर जाकर के देखिए, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डू यू नो सीरीज़ 1 है अभी अवेलेबल, और उसको आपको अच्छे से उसको सीखना है, आपको जानकारी को हासिल करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग के स्टूडेंट है तभी भी, और अगर ऐसे भी आप मेडिकल के छात्र नहीं है तभी भी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इस कंडीशन में पैनिक कर जाते हैं, बहुत सी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेरा बच्चा
बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया लेकिन हमें पता नहीं है, उस टाइम में हम क्या करते हैं, पैनिक होते हैं। अगर हमें पता होता कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल हम नहीं देखते हैं, अगर पता है तो फिर हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे यूं ही बड़े होते हैं जिनको हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। बहुत से कंडीशन ऐसे हैं, इसको आप मजाक में मत लीजिए, इसको आप सीरियस वे में लीजिए, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डू यू नो सीरीज़ परचेज करके उस चीज़ को देखना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। जब भी मन करे आप जा करके देख लीजिएगा। चलिए, तो हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है आपका पेशाब का रास्ता, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ये है आपकी पेशाब की थैली, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, क्योंकि हम पेशाब को अंग्रेजी में यूरिन बोलते हैं। और ये थैली टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम इसको बोलते हैं ब्लैडर। अब ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। अब किडनी क्या करती है, आपके यूरिन को छान करके, आपके वेस्टेज को छान करके इसी पाइप से इस ब्लैडर में भेजती है। तो जब ये वाली प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है कि पेशाब छान के इसने भेजा है, लेकिन पेशाब ऊपर की तरफ किडनी में वापस चला जाता है। मतलब क्या है, गंदगी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस कंडीशन में आपकी किडनी डैमेज होगी, और डैमेज होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ केमिकल का आपने इस्तेमाल किया, जैसे कि कैडमियम या फिर मरकरी। अब कुछ ऐसी चीज़ों को आप खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें मरकरी के कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर कुछ प्लास्टिक की चीज़ें आप खा रहे हैं, खाने में कुछ चीज़ ऐसा मिला हुआ है कि आपके बॉडी में ये जो चीज़ें हैं वो जा रही है। कुछ आप स्मेल कर रहे हो जिसकी वजह से ये जो केमिकल है वो जा रहा है। कहीं आप कुछ केमिकल वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे इस केमिकल के संपर्क में आप आ रहे हैं, तो उस टाइम में भी आपका जो किडनी है वो फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे स्टेजेस है, क्या लंबे टाइम तक किडनी फेल होता है तो अचानक से खराब हुआ, फेल हो गया, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसको हम बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझेंगे कि अभी हम क्या समझ रहे हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि किडनी अगर लंबे टाइम पे फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है। सबसे पहला क्या होगा, रिड्यूस रीनल रिजर्व। अब क्या है कि अब जो आपकी किडनी है, इस टाइम में जो आपकी किडनी है वो आपकी लगभग 50% आपकी फेल हो जाती है, काम नहीं कर रही होती है। अब जब 50% काम नहीं कर रही है तो क्या बॉडी में आपको कुछ महसूस होगा, कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि किडनी जब तक एंड स्टेज तक नहीं आ जाती है, 70% जब तक ये डैमेज नहीं हो जाती है, तब तक आपको लक्षण आना शुरू नहीं होता है। कितना बड़ा भयानक बात है कि जब किडनी आपकी ठीक है, किडनी बहुत ही अच्छी ऑर्गन है, आपको बहुत ही बॉडी को सपोर्ट देती है, लेकिन जब तक ये 50% डैमेज ना हो जाए तब तक ये कोई भी सिम्टम नहीं देती है, साथ में यहाँ पे ब्लड सही से नहीं पहुँच पाता है, और इस टाइम में क्या होता है कि 70% ये वाली डैमेज हो जाती है, और ये वेस्टेज को छान नहीं पाती है। क्या करती है, वेस्ट को छान नहीं पाती है, और ब्लड में आपके यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजनस वेस्टेज, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपको लक्षण आना अब इस टाइम में शुरू हो जाएगा। लास्ट में होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसमें आपकी किडनी, आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरी किडनी अब जाने वाली है। तो इसीलिए आपको अच्छे से किडनी का भी देखभाल करना है। अब जब आपको पता लगा, जब आपका किडनी 50% से ज़्यादा डैमेज होना शुरू हुआ, तो बॉडी में ना कुछ कुछ लक्षण आपको आना शुरू हो जाएगा। अब वो जो कुछ कुछ लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, अब मेडिकल टर्म में लक्षण को आप सिम्टम बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो। सबसे पहले लक्षण क्या आएगा, चलिए हमारे बॉडी में क्या है, ऊपर से नीचे तक क्या है, सबसे पहले क्या है, ये हेड है ना, मतलब ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन में क्या क्या दिक्कत होगी, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ब्रेन में क्या दिक्कत होगी, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब आपके ब्रेन में दिक्कत क्या क्या होगा। सबसे पहला होगा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, आप कोई भी चीज को याद रख पाने में असक्षम होंगे। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाया जाएगा कि 2+2 होता है 4,
लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। आपको पढ़ाया जाएगा कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, आपको याद नहीं रहेगा। आप सही से कोई बातों को समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। पर्सनालिटी चेंज मतलब बिहेवियर में चेंजेस, आपके बात, आपके विचार सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन सही से चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। साथ में एस्टेरिसिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो हाथ और पैर है, जो हाथ और पैरों की जो मसल्स है वो सही से काम नहीं करेंगे। मतलब आप अगर चाहेंगे कि आप इस पेन को उठा लें तो आप चाह के भी शायद सही तरीके से इस पेन को उठा नहीं पाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटर डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स ग्रुप ऑफ मसल्स। बहुत सारे मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ के, आपके पैर के। सीजर्स, कभी कभी ये बहुत ही रेयर है कि किडनी में अगर आपको दिक्कत है, किडनी फेल होने वाली है, बहुत लंबे टाइम से दिक्कत है, तो आपको मिर्गी या फिर आपको झटके आए। कंफ्यूजन आपको होगा ही, किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर पाने में असक्षम होंगे, कोई चीज़ को आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब काम पे बिल्कुल फोकस नहीं होगा, सही से कामों को व्यवस्थित ढंग से आप नहीं कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे चीज़ों को। उसी को हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है बात? आप इतना भी लिखते हो ना तो आपको एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात? आप टॉप कर जाओगे। ट्रेमर्स मतलब हाथ और पैर कांपने लगते हैं। साथ में आपका रेस्टलेस ऑफ लेग, कभी भी आपका जो पैर है वो शांत नहीं रहता है, हमेशा आप पैर को हिलाते हुए रहते हैं। मतलब अंदर से क्या है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है। आपके हाथ और पैरों में या फिर आपके तलवे में काफ़ी ज़्यादा जलन आपको महसूस होगा। जब आपको जलन महसूस होता है, आप अगर लंबे टाइम से इस चीज़ से परेशान है तो समझ जाइए किडनी में दिक्कत है, आप जा करके चेक कीजिए। बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोगों का बिहेवियर सही से नहीं रहता है। अब हो गया ब्रेन का बात। ब्रेन में ये सारे दिक्कत होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत तो आते हैं। अब क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब अब ब्रेन के बाद आता है आपके पेट में, और जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें पेट के आसपास के जो एरिया है, आपका जो पाचन क्रिया वाले जो सारे अंग है, उसमें क्या क्या दिक्कत आता है। अगर किडनी फेल हो जाए या फिर होने के कंडीशन पे रहे तब क्या दिक्कत आता है, उल्टी होगा, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग, नोजिया, उल्टी करने का मन करेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। फूड डिस्टेस्ट, आपकी मम्मी आपका फेवरेट डिश बना के रख देगी, खाना, छोले भटूरे जो भी है आपका फेवरेट, वो अगर रख देंगी और तब आपको बोलेंगे कि बेटा टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है, आपको स्वाद नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आप अंदर से कुछ ना लोहा खा रहे हैं, वैसा मेटालिक टाइप का आपको स्वाद आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं फूड डिस्टेस्ट। अमोनिया ऑर्डर टू ब्रीथ, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको गंध आ रही है, और गंध आपको पेशाब की जो गंध होती है ना, तेज गंध, वैसी आपको गंध आने लगेगी, और मुंह में छाला बहुत ही ज़्यादा होगा, और मुंह से उस छाले से खून भी निकलेगा, मसूड़ों से खून भी आपको निकल सकता है। भूख नहीं लगेगा, हिचकियाँ बहुत ही ज़्यादा आएगी, कब्ज हमेशा रहेगा, और डायरिया भी रह सकता है, या तो कब्ज रहे या फिर किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है। अब आपके क्या होगा, अब आपके अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग होगा, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब छोटी आंत में सूजन या फिर उसके अंदर ब्लीडिंग, ब्लड निकल सकता है, वहां पर अल्सर्स हो सकते हैं आपकी छोटी आंत में। अब क्या है, ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि ब्लड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। किडनी खराब है, ब्लड में अभी क्या है, अभी बहुत सारा वेस्ट है, वेस्ट ब्लड से निकल जाना था लेकिन अभी तक नहीं निकला, तो क्या क्या दिक्कत आएंगी, खून की आपको कमी हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगा खून, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा। इस हार्मोन के कम होने की वजह से आपके जो बॉडी में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, वो फिर कम बनेगी, जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाएगी। आसानी से आपको चोट लग जाएगा या फिर खून निकलने लगेगा, कहीं भी अगर चोट लगा तो खून यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आसानी से। एबनॉर्मल प्लेटलेट्स हो जाते हैं आपके बॉडी में, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट है, और ये ब्लड में फिर कम हो जाएंगे। साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब भी यही होता है मेडिकल टर्म में, प्लेटलेट्स का कम होना। तो ये ब्लड में ये सारे दिक्कत आ सकते हैं, ब्लड में ये दिक्कत आएंगे। अब ब्लड में दिक्कत आ गया मतलब किडनी डैमेज है, आपके पेट में दिक्कत आया, आपके ब्रेन में दिक्कत आया,
आपके ब्लड में दिक्कत आ गया। अब यहाँ पे लंग्स में दिक्कत भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। अब पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स से ये संबंधित है, आपके फेफड़े से संबंधित है। फेफड़े में भी दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा? आपके फेफड़े में पानी भर जाएगा, सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होगा, आपको कफ निकलेगा मुंह से, एकदम गाढ़ा सा, एकदम अजीब टाइप का कफ मुंह से निकलेगा। उसी को हम बोलते हैं स्पुटम, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में जो वेस्ट वाइट वाइट सा होता है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग इस साइड, हाँ हम लोगों के साइड बोलते हैं खखार। तो ये यहाँ भी बोलते हैं कि हाँ अगर आपको ये चीज़ें आ रही है, मुंह से क्या निकल रहा है, स्पुटम निकल रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दिक्कत है बॉडी में। आपको क्या हो सकता है? यूरेमिक न्यूमोनाइटिस हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको न्यूमोनिया भी हो सकता है। साथ में आपका जो कफ है, डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स है, आपको बार बार खांसी होगा, खांसी के साथ साथ आपको कफ भी आ सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है। प्लूरिटिक पेन मतलब आपके फेफड़े के आसपास आपको दर्द महसूस होगा। साथ में सांस आप जल्दी जल्दी लेंगे, और सांस लेंगे तो उस टाइम में जो आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं टैकीपीनिया। ठीक है, कॉस्मोल टाइप रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ही फास्ट और बहुत डीप ब्रीदिंग लेता है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि आप सांस ले रहे हो लेकिन बहुत ही फास्ट ले रहे हो और बहुत ही गहरा, एकदम इस टाइप से आप सांस ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट आप ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके लंग्स में दिक्कत हो गया, लंग्स के बाद आपके हार्ट में दिक्कत होगा, आपको सीने में दर्द महसूस होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। बाहर वाला परत है, लेयर है हार्ट का, हमारे दिल का, मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें है सूजन, इसीलिए यहाँ पे आइटिस लगा हुआ है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसका मतलब है कि आपके हार्ट में भी अब पानी भरने लगा है, सबसे बाहर वाले परत में पानी भरने लगा है। हाइपरटेंशन, बीपी काफी ज्यादा हाई होगा। पिटिंग एडिमा, इसका मतलब है कि आपके हाथ में या आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाएगा, उसमें सूजन होगी, और जब आप अपने पैरों को दबाएंगे तो वहाँ पे आपको महसूस होगा कि स्किन वहाँ पर दबा हुआ है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, इसका मतलब है कि आपके हार्ट के अंदर में घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जिससे आपको सीने में तकलीफ हो रही है। एंजॉर्ज नेक वेंस, आपका जो नस है ना, यहाँ का जो नस है काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ फूला हुआ है, नस काफ़ी टाइट और फूला हुआ रहेगा क्योंकि वहाँ पे हार्ट में पानी भर रहा है। तो ये सारे दिक्कत आती है अगर आपको लंबे टाइम से कुछ बॉडी में दिक्कत है और किडनी खराब हो चुकी है और फेल होने वाली है तब। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। अब अगर मैं देखूं तो ये जो पेरिकार्डियम है, इसमें जो डिजीज होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। नॉर्मली आपको ये समझना है कि आपके हार्ट में दिक्कत है। हाइपरकैलीमिया, आपकी बॉडी में पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है। हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस कंडीशन में, और लिपिड, उसी को हम बोलते हैं लिपिड की लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में किडनी या फेल होने वाली है, आपका जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब रह रहा है। अब लास्ट में बचता है आपका स्किन। अब स्किन में क्या क्या दिक्कत आते हैं? जनरलाइज्ड ईचिंग, मतलब पूरे स्किन में आपको खुजली महसूस होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? प्रूराइटिस। क्या बोलेंगे? प्रूराइटिस। अब कहीं भी ये लिखा रहे ना, कहीं भी अगर ये लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपके पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के स्किन में खुजली हो रही है, हाथ पैर मुंह सब कुछ एकदम खुजली कर रहा है। इतना समझ में आ गया? साथ में ग्रे ब्रॉन्ज स्किन कलर, अब आपका जो स्किन होगा वो लगेगा कि जैसे इस तरह हम जब स्किन को दबाते हैं तो कैसे पीला पड़ जाता है और कुछ हल्का सा ग्रे टाइप का हो जाता है अगर बॉडी में खून ना हो तो उसी टाइप का ये जो आपकी स्किन है वो हो जाती है। ड्राई फ्लैकी स्किन, बहुत सूखी हुई, एकदम लगता है जैसे पपड़ी निकल रहा है। ठंड के मौसम में अगर आपने क्रीम नहीं लगाया है या फिर आपने तेल नहीं लगाया अपने चेहरे पे और साबुन से बिल्कुल रगड़ रगड़ के आपने अपना मुंह धोया है तो फेस कैसे फटने लगता है ना, बिल्कुल वैसे स्किन बिल्कुल निकलने लगती है स्किन से। और इकाइमोसिस, इसका मतलब है कि जैसे आप अगर किसी को पंच देते हो, अगर उसका आंख पे लग गया तो कैसे वो पूरा खून जम जाता है, कहीं पे लग गया जोर से तो कैसे यहाँ पे पूरा थक्का बन जाता है, खून जम जाता है, पर्पल पर्पल टाइप का, हल्का सा रेड टाइप का, हल्का ब्राउनिश, एकदम लगता है ना कि बहुत जोर से पंच किया गया है, तो वैसा आपका स्किन हो जाएगा। पर प्यूरा, जिसमें जो आपका स्किन है उसमें जगह जगह
पर्पल कलर का, बैगन का जो रंग होता है उस रंग का आपको लगेगा कि स्पॉट स्पॉट टाइप का हो गया है पूरे स्किन में, और आपका नाखून बहुत पतला हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। साथ में आपका जो बाल है वो बहुत ही पतला होगा और वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या आपको आने लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? आपकी स्किन में होगा। अगर दिक्कत क्या है? अगर किडनी फेल होने वाली है तब। कब? जब लंबे टाइम से बॉडी में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अब किडनी फेल होने वाली है, क्रॉनिक रीनल फेलियर होने वाला है, किडनी आपकी अब फेल हो जाएगी। उस कंडीशन में फेल होने से पहले सारे सिम्टम्स आपको आएंगे। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स आता है? इसके अलावा आप हमेशा बीमार फील करेंगे, साथ में बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे, कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी, आपको पेशाब नहीं आएगा या फिर बहुत कम आएगा, सर में आपके दर्द रहेगा, आपका वजन काफ़ी कम हो जाएगा, आपको हड्डियों में दर्द महसूस होगा, आपके जो मसल्स है या फिर आपकी जो मांसपेशियां है उसमें आपको महसूस होगा कि कुछ खिंच रहा है, कोई चींटी काट रहा है, वैसा आपको महसूस होगा। आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट बिल्कुल आपका लो हो जाएगा क्योंकि आप थके हुए हैं। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट, जो पार्टनर के प्रति आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा इस टाइम में। जो शादीशुदा है उसके लिए है ये। अब कुंवारे मत बोलना कि हाँ मुझे तो अभी इंटरेस्ट है, आप हमेशा कमेंट करते हैं, वैसा कमेंट आपको नहीं करना है। इम्पोटेंस मतलब नपुंसकता आ जाएगी, वो चीज़ फर्टाइल नहीं होगा आदमी, मतलब बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं रह जाएगा। और एमोनोरिया मतलब ये अगर लड़की है तो उसको पीरियड्स बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आपको सोने में दिक्कत होगा, नींद नहीं आएगी जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है एक, जिसमें आप सोते भी है तो आपका पैर हिलते रहता है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हो, आपका ब्रेन आपके पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जब आपका किडनी फेल होने वाला है और बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत था, अब लंबे टाइम तक दिक्कत था जिसकी वजह से अब किडनी फेल होने वाला है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है, एक जो पेशेंट ए है वो आया है और एक पेशेंट बी है वो आया है, तो जो ए है बी है दोनों को सिम्टम तो अलग अलग आएंगे ना, लगभग सिम्टम किडनी फेलियर के होंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग चीज़ें महसूस होंगी। इसीलिए आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है तो आप क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे तक, सर से लेकर के पांव तक आप उसकी अच्छे से जांच करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब ही वही होता है कि आप पेशेंट को सबसे पहले क्या दें? सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, देन उसके बाद आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि अगर पेशेंट के किडनी में दिक्कत है तो खून की कमी है, पेशेंट के बॉडी में पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था। और इसके बीच में छोटा छोटा सा यहाँ पे गले में इस टाइप से होती है, 1 2 3 4, और ये जो मटर के दाने जैसा जो आकार है ये है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड क्या बनाती है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन जाता है बॉडी में। ज़्यादा बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सैड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ लोग देखते हैं ना कि हाँ ये आदमी रिच है, इससे मैं दोस्ती बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी, वो रिच है, इसके पास अभी मैं जाता हूँ। दोस्ती के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चापलूसी टाइप का आदमी होता है ना, वैसे भी लोग होते हैं। तो माहौल देख करके, जगह देख करके वो अपना मूड चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो कचरे का काम होता है ये। अगर हम ध्यान से देखें तो कचरा हवा के हिसाब से जिधर हवा है उधर वो उधर उड़ गई, तो ये किसका काम होता है? कचरे का काम होता है। तो आप कचरा हो क्या? आप कचरा नहीं हो, आप हो। इसीलिए आपको आप बनना है। आपका जो भी नाम है, अगर मैं अलका ठाकुर हूँ तो मुझे अलका ठाकुर ही बनना है। मैं क्यों दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के मैं उसके जैसा बनूं? मैं अपने जैसा बनूंगी, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूंगी, और जितने अच्छे तरीके से मैं करूंगी शायद उतने अच्छे तरीके से कोई और ना कर पाए। तो मैं दूसरों को देख करके, दूसरों का ड्रीम है कि हाँ मुझे ये बनना है, तो मेरा ड्रीम ये नहीं है कि मुझे वो बनना है। मेरा ड्रीम क्या है कि जो मैं कर सकती हूँ मुझे वो बनना है। तो यहाँ मैं आपको पढ़ा सकती हूँ इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसीलिए आप पढ़ रहे हैं।
और जो चीज़ आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो चीज़ आपको करना चाहिए। दूसरों को देख करके फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो आप अच्छे हैबिट्स को करते हैं, फॉलो आप दूसरों की पॉजिटिविटी को कर लेते हैं कि हाँ, दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी है तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो आप हो, आपको आप बनना है, आपको आप क्या हो पहले ये समझना है। तो यहाँ पे ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये क्या कर रही है, ये एक्स्ट्रा हार्मोन को बना रही है। इसको हार्मोन को कम बनाना था, मतलब नेचुरल अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, लेकिन ज़्यादा बना दे रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में दिक्कत हो गया। तो हम ये समझेंगे कि हाँ, यहाँ पर दिक्कत है, इसका मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत तो ज़रूर होगा। अब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब क्या है, कम, और कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपके बॉडी में फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब हाइपर का मतलब है ज़्यादा और फॉस्फेटीमिया का मतलब है फॉस्फेट। मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सब चीज़ों में गड़बड़ी हो गई है। ये जो गड़बड़ी है इलेक्ट्रोलाइट्स में, इनको हम नोटिस करते हैं, इनको हम देखते हैं और इन्हीं को हम जांचते हैं। अब क्या है, हाइपर कैलीमिया, मतलब पोटेशियम जो है आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम आपकी बॉडी में काफ़ी कम हो गई है। अब लो लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट भी आपकी बॉडी में कम हो गया है। साथ में प्लाज्मा का जो पीएच है, आपके जो ब्लड का जो पीएच है वो ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिडिटी वाली जो इन्वायरमेंट है वो बन गई है। ब्लड का पीएच हल्का सा बेसिक होता है, एसिडिटी वाली एसिडिक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एसिडिटी हो गई है ब्लड में। तो सारी चीज़ों को हमने देखा। साथ में हम इमेजिन टेस्ट करेंगे, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर हम अच्छे से उसको जो बोलते हैं ना KUB, क्या होता है KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर की हम अच्छे से जांच करेंगे। और साथ में अगर हमको लगता है कि वहाँ पे गांठ है या फिर वहाँ पे कोई सिस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीनल बायोप्सी करेंगे, जिसमें उसके टुकड़े को निकाल करके माइक्रोस्कोप में फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे कैंसर वैंसर है या फिर नहीं है। पेशेंट को अच्छे से हमें देखना है, पेशेंट के बॉडी में एक्चुअली में दिक्कत क्या है। हम कब ये देख पाते हैं, जब हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, कोई डिजीज़ है उसका रीज़न क्या है, तब जा करके हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट हमें क्या करनी है, सबसे पहले हम डाइटरी थेरेपी देंगे, जिसमें हम पेशेंट को प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कम देंगे। अब पेरिटोनियल डायलिसिस पे जो पेशेंट है उसको हम प्रोटीन हाई देंगे। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब पेरिटोनियल क्या होता है, आपका जो पेट होता है ये इस तरह निकला हुआ होता है, तो पेट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसी के परत को हम बोलते हैं पेरिटोनियल, ठीक है। अब वहाँ पे भर जाता है पानी, जिसको हम बोलते हैं एसाइटस। तो हम बोलते हैं ना कि पेट में पानी भर गया है, तो वहाँ पे भी अब जब देखिए यहाँ पे पेरिटोनियल मतलब है कि यहाँ पे जो डायलिसिस होगी, साफ सफाई होगी खून की, इस परत से साफ सफाई होगी यहाँ पे किडनी की, तो उसी को हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें आपको पेशेंट को प्रोटीन खाने में ज़्यादा देना है, हाई कैलोरीज आपको पेशेंट को देना है, ताकि अगर पोटेशियम कम है तो वो उसको रोक पाए, और अगर आपकी टिश्यू एट्रोफी है, इसका मतलब है जो आपकी कोशिका है वो अगर सिकुड़ रही है, तो आपको हाई कैलोरीज देना है ताकि ऊर्जा बना रहे बॉडी में। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। आपको बिल्कुल ही मना कर देना है पेशेंट को। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल हो जाती है, तो उन पेशेंट को ना प्रोटीन देना है ना कुछ भी आपको नहीं देना है, पेशेंट को बिल्कुल मना कर देना है। अब क्या करना है, पेशेंट का डेली आपको वजन मापना है डेली, और साथ में वाइटल साइंस, मतलब जो उसका पल्स रेट है, BP है, रेस्पिरेशन है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये सब चीज़ों को जब हम मापते हैं उसी को हम बोलते हैं वाइटल साइंस। तो हम उसको मापेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कितना है, बैलेंस है या फिर नहीं है, हम उसको भी देखेंगे। अब कार्डिक एंड मेंटल स्टेटस भी हम पेशेंट का देखते हैं, हार्ट कैसा है, हार्ट धड़क रहा है, सही तरीके से धड़क रहा है या फिर नहीं धड़क रहा है, दिमाग कैसा है, दिमाग में जो एक्टिविटी हो रही है वो काम सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं कर रही है, पेशेंट कहीं कोमा में तो नहीं जा रहा है, पेशेंट का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा
गंभीर तो नहीं है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और दवाइयाँ भी हम देंगे, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड देंगे जिसको हम लैक्सिस बोलते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स देंगे जिसको हम डाइगोजिन बोलते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे ताकि अगर बीपी हाई है तो वो कम हो जाए। साथ में एंटी एमेटिक्स, अगर उल्टी आता है तो हम ये वाली दवाई देंगे। मिथाइल सेलुलोज देंगे ताकि अगर पेशेंट को कब्ज है तो कब्ज ना रहे। जो जैसा उसको लक्षण है उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देंगे पेशेंट को। लेकिन खास बात हमें ये ख्याल रखना है, ये याद रखना है कि अगर किडनी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है तो फिर हमको किडनी लगाना पड़ता है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी एक रिस्क है कि आप जब किडनी लगाते हो किसी और का तो आपकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी उसको डिनाई कर देती है, नहीं अपनाती है उसको बॉडी। तो यहाँ पे आपको ये बात सीखना है कि आपको अपनी किडनी का खास ख्याल रखना है। पेशेंट को बोलना है कि आपको अपनी किडनी का खास ख्याल रखना है, और यहाँ पे आप परहेज कीजिए क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से। तो प्रिवेंशन कीजिए और साथ में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं और अच्छे तरीके से आपको डू यू नो सीरीज देखना है और साथ में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है, आपको जानकारी मिली या फिर नहीं मिली। और नोट्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, 1-2 दिन में मैं उस पर अपलोड कर दूंगी। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत होता है आप टेलीग्राम के ग्रुप में पूछे। व्हाट्सएप पर जो आप मैसेज करते हैं ना, उस मैसेज का मैं जवाब दे नहीं पाती हूँ, और कॉल पे मेरे से डायरेक्टली बात आपकी नहीं हो पाएगी। कोई अगर कोर्स के बारे में पूछना है, कोई डाउट पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो फिर आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना है क्योंकि वो जो मैसेज है वो मैं खुद ही पढ़ती हूँ, बाकी जो कॉल्स है वो मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ाना है, कैसे कर पाऊंगी। इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया है। नोट्स आपको जल्द ही मैं दूंगी और सारे नोट्स मैं आपको दूंगी, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे तरीके से मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको दूंगी ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए, आपको वो चीज़ें समझ में आए और अच्छे तरीके से। राइटिंग ठीक ठाक है मेरी यार, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से, रात का समय है अभी जब मैं वीडियो को बना रही हूँ, और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आप अपने पढ़ाई को स्किप मत किया कीजिए, ये आपकी लाइफ है, उसको आपको बनाना है। और आप बनो, आप बनो, एक मिसाल बनो। थैंक यू सो मच।